हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने रैग आर्किटेक्चर के बारे में इन डेप्थ जाना था। इसमें हमने समझा था रिट्रीवल कैसे करते हैं, चंकिंग कैसे करते हैं, हाइब्रिड सर्च क्या होता है, एचएनएसडब्ल्यू एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एंड किस तरह से हम लोग एक ग्राउंडेड साइटेड आंसर जनरेट कर सकते हैं यूजिंग रिट्रीवल एंड रैग टेक्निक्स। इस वीडियो में हम लोग रैग आर्किटेक्चर से आगे बढ़ेंगे। सो रैग आर्किटेक्चर में जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो एक ग्राउंडेड साइटेड आंसर देता है, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता। मतलब वो बस बोल सकता है, कोई एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक रीडिंग अ फाइल, टर्मिनल में कुछ कमांड्स रन करना, कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करना, ऐसा कोई टास्क वो नहीं कर सकता। वो बस टेक्स्ट को जनरेट करता है, आंसर्स देता है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट विच इट हैज। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उससे एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे उसी पर्टिकुलर स्किल से जिससे वो आंसर देता था। तो अब वो इंस्ट्रक्शंस देगा कुछ टूल्स को, एंड वो टूल्स उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे एक्शंस को परफॉर्म करेगा, और जो आउटपुट होगा उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल रीड करेगा। एंड रीड करके उसे जो सही लगे कि अब कौन सा टूल रन करना है या मेरा टास्क परफॉर्म हो गया है कि नहीं, तो उसको वो डिसाइड करेगा। एंड उसके बेसिस पे फिर वो एक्शंस लेगा। एक एजेंट बनाने के लिए जो 4 लेयर्स होते हैं, विच इज टूल कॉलिंग, प्लानिंग, मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन, ये चारों पर्टिकुलर लेयर्स को हम लोग डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। हम लोग इन चारों लेयर्स को यूज करके आर्किटेक्चर्स जो फेमस अवेलेबल है, लाइक रिएक्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट, मल्टी एजेंट सिस्टम्स, इन आर्किटेक्चर्स को हम लोग जानेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यूज रहे हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक एजेंट होता क्या है? एजेंट बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है जिसके पास एक्शंस परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी आ जाता है। एंड जो एक्शंस वो परफॉर्म करता है उसका जो आउटपुट है उसको भी वो रीड कर सकता है, एंड फिर वो आगे डिसाइड कर सकता है कि आगे का क्या एक्शंस लेना है। सो एक चैटबॉट एंड एक एजेंट में डिफरेंस ये है कि जो चैटबॉट है उसमें आप हर बार प्रॉम्प्ट देते हैं, हर बार इनपुट देते हैं, सिमिलर टू वेंडिंग मशीन, एंड वो एक आउटपुट देके रुक जाता है। उसके बाद फिर वो कुछ नहीं करता है। फिर आप प्रॉम्प्ट देते हैं एंड फिर उसका वो आउटपुट देता है। तो एक टू एंड फ्रो आप इनपुट एंड आउटपुट देते रहते हैं एंड लेते रहते हैं। ये है चैटबॉट का काम, जिसको हम लोग एक वेंडिंग मशीन से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि आप जितना बार भी वेंडिंग मशीन को प्रेस करेंगे उतना बार वो आउटपुट देगा, या जो भी रैंडम नंबर्स है वो जनरेट करेगा। ये है वेंडिंग मशीन का काम, सिमिलर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट्स। सो एजेंट थोड़ा अलग है। उसके पास एबिलिटी है जो रिजल्ट्स है उनको रीड करने का, एंड उसके बेसिस पे अपना एक्शंस परफॉर्म करने का, एंड वो डिसाइड कर सकता है कि आगे उसको क्या एक्शन लेना है। एंड ये तब तक वो कर सकता है जब तक जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर लेता उसको। सो यही है डिफरेंस एक एजेंट और एक चैटबॉट में। एंड जो वर्कफ्लोज होते हैं वो भी काफी सिमिलर है एजेंट से, लेकिन जो वर्कफ्लो होता है उसमें हम लोग प्री डिफाइंड पाथ्स को दे देते हैं कि ओके, सो द वर्कफ्लो विल रन फ्रॉम हियर टू हियर, एंड हम लोग यहाँ कुछ कंडीशंस है उसको प्री कोड कर देते हैं। सो जो वर्कफ्लो होता है वो काफी डिटर्मिनिस्टिक होता है। एजेंट थोड़ा अनडिटर्मिनिस्टिक होता है। मतलब जो वर्कफ्लोज है उसको हम लोग रन कर सकते हैं एंड वो एक प्री डिफाइंड कोड पे बेस्ड रहता है। भले ही उसमें हम लोग एलएलएम यूज कर ले, फिर भी हम लोग उस एलएलएम को एक प्री डिफाइंड आउटपुट के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन जो एक एजेंट होता है वहाँ कंप्लीटली उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिसीजन लेना है। एंड यहाँ पे जब हम लोग एलएलएम को यूज करते हैं वो थोड़ा इंडिपेंडेंट वे में डिसीजंस लेता है। लेकिन जो वर्कफ्लो है वहाँ काफी कंस्ट्रेंट वे में एलएलएम्स डिसीजन लेता है। उसके वेल डिफाइंड पाथ्स है जिसको हम लोग कोड कर देते हैं, एंड एलएलएम उसी पाथ्स पे ही चल सकता है एंड उसी के बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ चैटबॉट, एन एजेंट एंड अ वर्कफ्लो। आई होप दिस मेक्स सेंस। इसीलिए जैसे कि हमने बताया कि जो एजेंट होता है वो काफी अनडिटर्मिनिस्टिक होता है। हाँ, वो एक टास्क को परफॉर्म कर लेगा, लेकिन उसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जो भी उसके कॉन्टेक्स्ट में या कंस्ट्रेंट्स में अवेलेबल है वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है एंड उसके बेसिस पे उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लेट्स से आपने कोई मेलिशियस टास्क दिया कि क्रिएट अ बॉम्ब और समथिंग, सो उसको करने के लिए जो भी टूल्स अवेलेबल है एक एजेंट के पास, वो उन सारे टूल्स को एक्सप्लोर कर सकता है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर उसके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है, ऐसे टूल कॉलिंग्स अवेलेबल है जिससे कि वो यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे मैं काफी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जो एजेंट्स होंगे वो हार्डवेयर में भी आएंगे, एंड उनके पास ये टूल्स अवेलेबल होंगे कि वो ड्रिलिंग कर सकता है, वो माइनिंग कर सकता है, वो इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, वो जान सकता है कि जो इसका इस एरिया का सॉइल कंपोजिशन है वो क्या है,
उसके लिए उसके पास टूल्स अवेलेबल होगा, उस टूल्स को यूज़ करके वो आउटपुट लेगा एंड उसी आउटपुट में रहेगा वो चीज़ें एंड उसको फिर उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा आगे क्या करना है। सो जो एजेंट्स हैं, वो काफ़ी ऑटोनोमस होते हैं एंड उसीलिए हम लोग एजेंट्स को हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। एजेंट्स को हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब जो आउटपुट है, वो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। वो डिपेंड करता है यूज़र एंड वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव या इनोवेशन टाइप आउटपुट हो। जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर कोड लिखना है, मतलब सिर्फ़ कोड को नहीं लिखना है, अगेन देन वो फिर चैटबॉट के रेंज में आ जाएगा। अगर आपको कोड लिखना है एंड फिर उसको टेस्ट करना है आपके टेस्ट केसेस पे एंड वो सॉफ्टवेयर अगर कुछ टेस्ट केसेस में फेल हो जाता है, तब भी फिर वो डिसाइड कर सकता है कि ओके आई शुड एडिट दिस एंड फिर वो उसको एडिट करेगा एंड फिर जो जनरेटेड कोड है उसको फिर से टेस्ट करेगा एंड ये लूप तब तक करते रहेगा जब तक वो जो टास्क परफॉर्म करना था कि सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर कोड जनरेट करना है। दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजेंट्स को हम लोग यूज करते हैं, लाइक कर्सर, कोडेक्स, क्लाउड कोड। ये जो हार्डनेसेस अवेलेबल है, यहाँ हम लोग एजेंट्स को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा यूजर पे डिपेंड करता है, लाइक यूजर स्पेसिफिक आउटपुट आता है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक एजेंट बनाने का, वो 4 है एंड उन चारों कंसेप्ट को हम लोग अभी अंडरस्टैंड करेंगे। उनमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है टूल कॉलिंग। विदाउट टूल कॉलिंग एजेंट्स कांट डू एनीथिंग, वो सिंपली एक चैटबॉट बन जाता है। क्योंकि अगर आप टूल कॉलिंग नहीं देते हैं, टूल कॉलिंग सपोर्ट एजेंट्स को, तो वो एजेंट्स एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है या कह सकता है कि आई शुड परफॉर्म दिस एक्शन, लेकिन वो उसको कर नहीं पाएगा। यहाँ एक्शन का क्या मतलब है? यहाँ एक्शन का मतलब है, लेट्स से आपने कोई कॉम्प्लेक्स वेदर एजेंट बनाया एंड उसका जो कॉम्प्लेक्स फ्लो है उसमें एक पार्ट ये भी है कि उसको टेम्परेचर का डेटा फेच करना है, तभी वो डिसीजंस ले पाएगा एंड डेटा फेच करने के लिए आपको एपीआई को कॉल करना है, तो वहां आपको टूल कॉलिंग का जरूरत पड़ जाता है। सो टूल कॉलिंग एग्जैक्टली क्या होता है? सो टूल्स आर नथिंग बट फंक्शंस। अब उस फंक्शन को वो कॉल करता है एंड जब भी वो फंक्शन कॉल होता है, तभी वो जो टूल है वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है, वो भी कॉल हो जाता है। एंड जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें कुछ इनपुट पैरामीटर्स भी होता है एंड उन इनपुट पैरामीटर्स को भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल देता है। सो जो एक एजेंट है, वो एजेंट एक कंप्लीट बॉक्स है, उसमें एलएलएम है एंड उस एलएलएम के साथ काफी सारे टूल्स अटैच्ड है एंड जब एलएलएम को जो भी टूल का जरूरत पड़ता है, वो उस पर्टिकुलर टूल को कॉल कर देता है। अब हम लोग इसको एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर से समझने का कोशिश करेंगे। लेट्स से आपने पूछा कि व्हाट्स द वेदर इन पुणे, राइट? आपने एजेंट को दिया। अब जो एजेंट है वो एक बॉक्स है, लेट्स से, एंड वो जो एजेंट है वो एलएलएम के पास गया अपना क्वेरी को लेके कि एलएलएम से पूछेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर देने के लिए। तब जो एलएलएम है उस वो सोचेगा कि ओके, सो मुझे वेदर बताना है पुणे का। सो पुणे का वेदर अभी क्या है मैं खुद नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है अभी क्या वेदर है पुणे का। सो मेरे लेट्स सी मेरे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। ये सब जो मॉडल है वो सोच रहा है कि ओके, सो मैं लेट्स सी मेरे पास क्या क्या टूल्स है, इन टूल्स से क्या मैं वेदर फिश कर सकता हूँ कि नहीं। फिर एलएलएम अपना जो टूल्स का कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखेगा टूल। मेरे पास वेदर एपीआई है, ओके, सो मेरे पास गेट वेदर फंक्शन है, मतलब टूल है, अपडेट यूजर का टूल है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऐसे अवेलेबल है। सो इस पर्टिकुलर क्वेरी को फेच करने के लिए मेरे मेरे को जो गेट वेदर टूल है, ये मेरा ज्यादा काम का है एंड इस पर्टिकुलर टूल को अगर मैं यूज करूंगा तो मैं इस क्वेरी का आंसर दे पाऊंगा। ये एलएलएम खुद डिसाइड करता है अपने इंटरप्रिटेशन से, अपने नॉलेज से। एंड फिर जो एलएलएम है वो इस पर्टिकुलर कोड स्ट्रक्चर को जनरेट करता है, जो टूल कॉल है इसको, जिसमें एक स्ट्रक्चर रहता है कि एक नेम है। ये नेम आपका जो फंक्शन है, आपका जो टूल है, उसका नाम रहता है एंड आर्ग्यूमेंट्स में जो भी फंक्शन का इनपुट पैरामीटर्स है, लाइक सिटी पुणे, इसको डाल देता है एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। जो एलएलएम, जो एजेंट रहता है, उस एजेंट में जो एलएलएम रहता है एंड उसके साथ जो भी टूल्स अवेलेबल है, उसमें हर टूल का जो डिस्क्रिप्शन है वो रहता है कि वो टूल करता क्या है एंड क्या इनपुट उसको चाहिए आउटपुट देने के लिए, वो भी हम लोग डिफाइन करते हैं इन टूल्स सेक्शन में ही। सो एलएलएम जो आर्ग्यूमेंट है ये भी वैसे ही देता है जैसे उस एलएलएम को डिफाइन किया गया है उसके टूल्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो एलएलएम इस पर्टिकुलर टूल कॉल को जनरेट करता है एंड ये जो टूल कॉल है ये जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने। सो ये जो पर्टिकुलर जेसन है, ये जेसन एलएलएम आउटपुट में आउटपुट कर देता है एंड जो ये जेसन है ये फिर एग्जीक्यूट होता है क्योंकि ये फिर जाता है इस पर्टिकुलर टूल कॉल में। अब जैसे ही जेसन जनरेट हुआ गेट वेदर, एंड ये गेट वेदर वाला टूल्स जो होता है वो उसको उठाएगा एंड उसमें जो भी फंक्शन का जो भी इनपुट है पुणे, उसको एज अ आर्ग्यूमेंट डालेगा एंड फिर इसका हम लोग कोड लिखते हैं अलग से
कि ये फिर वेदर एपीआई को फेच करेगा। इसका हम लोग अलग से कोड लिख लेते हैं एंड फिर वो वेदर एपीआई से फेच करेगा एंड फिर जो टूल का आउटपुट है टेम्परेचर 34 कंडीशन सनी सिटी पुणे, ये जो टूल का रिजल्ट है ये वापस जाएगा एलएलएम के पास, राइट। ये जो रिजल्ट है ये वापस एलएलएम के पास जाएगा यहाँ पे। सो एलएलएम फिर डिसाइड करेगा ओके सो आई हैव द रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट्स द वेदर इन पुणे एंड फिर एलएलएम उसका आंसर को जनरेट करेगा। जैसे आपने पूछा व्हाट्स द वेदर इन पुणे, फिर एलएलएम एक कन्वर्सेशनल टोन में उस आंसर को देगा कि इट्स 34 डिग्री एंड सनी इन पुणे एंड ये जो आंसर है फिर ये यूजर रीड करेगा एंड यूजर को अपने आंसर का पता चल जाएगा। So this is an example of how agents perform a task or perform a query independently. अब हम लोग उसका जो generalized architecture है उसको हम लोग understand करेंगे। तो सबसे पहले जो एज ए यूजर है आप या आपका जो कोड है वो लेट से वो प्रॉम्प्ट एंड टूल्स भेजता है उस एलएलएम को, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में हम लोग अपना जो भी क्वेरी है उसको मेंशन करते हैं एंड टूल डेफिनेशंस में क्या क्या टूल्स अवेलेबल है उस एलएलएम के पास, गेट वेदर, फेच वेदर, पोस्ट वेदर, एनीथिंग लाइक जो भी आप समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको जरूरत है उस सारे टूल्स के डेफिनेशंस आप भेजते हैं। ये जो टूल डेफिनेशंस है इसमें बेसिकली टूल का नाम होता है एंड टूल का डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हम लोग उसका जेसन स्कीमा भी देते हैं, इनपुट वाला, आउटपुट वाला भी दे सकते हैं लेकिन जनरली इनपुट वाला ही देते हैं क्योंकि वही हमें चाहिए आउटपुट। एलएलएम से जो आउटपुट जनरेट करवाना है टूल कॉलिंग के लिए उसके लिए। सो एलएलएम फिर डिसाइड करता है ओके इस पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर टूल को कॉल करने का जरूरत है। सो फिर जो एलएलएम है उस पर्टिकुलर टूल को कॉल कर लेता है जिसमें नेम एंड आर्गुमेंट्स मेंशन्ड होता है एंड इस टूल को जो है फिर वो एग्जीक्यूट करता है। जो भी हमारा कोड है वो कोड इस टूल को एग्जीक्यूट करता है, जो भी ये टूल कॉल आउटपुट में आया है फिर वो एपीआई को कॉल करके जो भी आउटपुट जनरेट करना है वो कर देता है एंड फिर वो जो आंसर है वो टूल रिजल्ट जो बनता है वो फिर जाता है वापस एलएलएम के पास, ठीक है। एंड फिर एलएलएम डिसाइड करता है कि ओके क्या इतना कॉन्टेक्स्ट एनफ है इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को आंसर करने के लिए या मुझे फिर से कोई दूसरा टूल कॉल करना है या और हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो ये एलएलएम खुद डिसाइड करता है एंड अगर एलएलएम सेटिस्फाइड है अपने कॉन्टेक्स्ट से कि हाँ मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर कर सकता हूँ, तब फिर एलएलएम वापस टूल कॉलिंग नहीं करता है, वापस इस लूप में नहीं आता है। यहाँ से फिर वो जो भी अपना आउटपुट है उसको लेके मॉडल एक अच्छा आंसर एक कन्वर्सेशनल टोन में आंसर को देता है एंड फिर हम लोग उस फाइनल आंसर को पढ़ पाते हैं एज ए यूजर। सो जो की आइडिया ये है कि जो मॉडल है उसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है कि कौन से टूल को कॉल करना है, कब कॉल करना है एंड किन पैरामीटर्स को लेके, किन आर्ग्यूमेंट्स को लेके कॉल करना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजेंट्स कि यहाँ जो टास्क होता है आपको सिर्फ वही देना है एंड जो भी टूल्स अवेलेबल है वो उस एजेंट में ही डिफाइंड रहता है एंड आप बस अपना टास्क देते हैं एंड फिर जो एजेंट है वो कुछ भी करके सारे टूल्स को यूज करके या जो भी उसके पास पावर है, जो भी उसके पास कॉन्टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड का, जो भी टूल्स उसके पास अवेलेबल है उनको यूज करके वो उस टास्क को कैसे भी करके परफॉर्म करता है एंड फिर वो टास्क को आउटपुट में दे देता है एज एन आंसर। सो दैट्स वाई वी यूज एजेंट्स एंड जो टूल कॉलिंग है ये पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एजेंट्स बनाने का। सो जब हम लोग एजेंट्स बना रहे हैं तब हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उस पर्टिकुलर एजेंट में वो कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला पॉइंट है कि मल्टीपल ओवरलैपिंग टूल्स को हमें अवॉइड करना है। मतलब अगर कोई टूल है लेट्स से लिस्ट फाइल्स एंड उस टूल को कॉल करने से आप सारी फाइल्स को लिस्ट कर सकते हैं जो एक फोल्डर में है एंड लेट्स से आपने एक दूसरा टूल बनाया गेट फाइल्स। सो लिस्ट फाइल्स एंड गेट फाइल्स दोनों सेम टास्क करता है लेकिन आपने थोड़ा सा नेम चेंज करके दो अलग सा टूल्स बना दिया। सो यहाँ जो टूल्स है इनके टास्क ओवरलैप हो रहे हैं एंड वी शुड इंश्योर कि हम लोग ऐसा ना करें क्योंकि इससे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो काफी कंफ्यूज होता है बेस्ड ऑन द क्वेरी कौन से टूल को कॉल करना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें जो टूल्स का नेमिंग है वो प्रॉपरली करना है। टूल 1, टूल 2, टूल 3 ऐसा जेनरिक सा नेमिंग नहीं करना है। जो टूल जिस टास्क को परफॉर्म करता है हमें वैसा ही नेमिंग देना है। जैसे कि अगर कोई टूल लेट्स से टर्मिनल कमांड्स रन करता है तो ऐसा हम लोग नेमिंग दे सकते हैं कि रन टर्मिनल कमांड। सो हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा नेमिंग है वो सेल्फ जस्टिफाइड हो, मतलब ऐसा ना हो कि जो हम लोग नेमिंग दे रहे हैं वो काफी जेनरिक सा हो। तीसरा है जो भी टूल्स हम लोग मेंशन करते हैं अपने टूल कॉलिंग वाली लिस्ट में वी शुड इंश्योर कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो कंसाइज हो लेकिन कंप्लीट हो। मतलब जो भी टूल्स आप मेंशन करेंगे वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए लेकिन काफी बड़ा भी नहीं होना चाहिए।
अगर आप बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो है, वो फिल हो जाता है। आप ज़्यादा टूल्स को ऐड नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप काफ़ी कम लिखते हैं, तो जो मॉडल है वो हैल्यूसिनेट कर सकता है, वो कन्फ्यूज़ हो सकता है कि इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कौन से टूल को कॉल करना है। सो वी शुड एंश्योर कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है टूल कॉलिंग का, वो कंसाइज़ एंड क्रिस्प हो, लेकिन कंप्लीट हो। सो कभी-कभी जो एजेंट्स है, वो मैल फंक्शन करता है एंड हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता। सो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किया है कि आप डिबग कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ आ सकता है। पहला रीज़न है कि हैल्यूसिनेटेड टूल कॉल्स करता है। मतलब मॉडल कुछ ऐसे टूल्स को इन्वेंट कर देता है जो अवेलेबल ही नहीं है एंड उनको फिर कॉल करने का कोशिश करता है। सो इसको फिक्स करने के लिए आप स्ट्रिक्ट स्कीमा वैलिडेशन लगा सकते हैं। मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इन टूल कॉल्स में से अगर लेकिन मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं कि आउटपुट में अगर जो एग्जिस्टिंग टूल कॉल्स है उनमें से कोई पर्टिकुलर टूल कॉल नहीं है, तब आप फिर से रीट्राई करेंगे एलएलएम से, जिससे कि जो हैल्यूसिनेशन है उसको आप अवॉइड कर सके। एंड अगर कोई ओके सो सो एजेंट्स कभी कभी हैल्यूसिनेट सो एजेंट्स कभी कभी मैल फंक्शन करते हैं एंड सो एजेंट्स कभी कभी हैल्यूसिनेट करते हैं एंड जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यह कुछ पॉइंट्स को डिफाइन किया है। कभी-कभी ऐसे नहीं, कभी-कभी मॉडल मैल फंक्शन करता है एंड हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता। सो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स को डिफाइन किया है। आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप डिबगिंग कर सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। पहला पॉइंट है कि हैल्यूसिनेटेड टूल कॉल्स कर देता है। मतलब कभी-कभी अपने टूल्स खुद इन्वेंट कर लेता है एंड उसको कॉल कर देता है। सो यहाँ पे अब टूल अवेलेबल ही नहीं है, तब मॉडल कैसे उसको कॉल करेगा? सो यहाँ एरर आ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपका स्कीमा है, उसमें एक स्ट्रिक्ट वैलिडेशन हो एंड जो भी आउटपुट दे रहा है, उसको अगर उस पर्टिकुलर स्कीमा में सेट ना हो, मतलब उस पर्टिकुलर टूल कॉलिंग लिस्ट में वो टूल अवेलेबल नहीं है, तब आप उसको री-प्रॉम्प्ट कर सकते हैं अलोंग विद द एरर। सो आप ये स्टेप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कभी-कभी रॉन्ग पैरामीटर्स दे देते हैं। मतलब जो मॉडल है वो ऐसे पैरामीटर्स को इन्वेंट कर लेता है या जनरेट कर देता है जो अवेलेबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर टूल कॉल के अंदर। मतलब अगर उस टूल कॉल में 2 पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, तो आपको भी 2 ही पैरामीटर्स अलोंग विद देयर एग्ज़ैक्ट नेम वो होना चाहिए आपके टूल कॉलिंग में। अगर नहीं कर पाता है तब वो एरर दे देता है। अब यहाँ पे आप स्कीमा वैलिडेशन लगा सकते हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर टूल कॉल। तीसरा है कि ओवर कॉलिंग कर देता है, मतलब एक ही टूल को वो काफ़ी बार कॉल कर देता है। इससे जो आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो है, वो जल्दी से जल्दी फिल होने लगता है एंड आपका जो टोकन्स है, वो भी अननेसेसरीली बर्न होता है। सो आप इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग कि जो भी आप आउटपुट में आ रहा है, उसको आप वापस फीड करते हैं एलएलएम में, जिससे कि एक रिफ्लेक्शन लूप बने एलएलएम में एंड आपका जो एजेंट है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे। सो ये कुछ फेलियर पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एजेंट्स फंक्शन नहीं करता है एंड आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। अब हम लोग जाएँगे दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेयर पे, जो है प्लानिंग एंड इट इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट लेयर क्योंकि यहाँ पे हम लोग मॉडल को थिंक करवाते हैं बिफोर टेकिंग एन एक्शन। मतलब एक प्लानिंग रोड मैप देते हैं। इसके लिए काफ़ी अप्रोचेस का यूज़ करते हैं लाइक सीओटी व्हिच इज़ चेन ऑफ थॉट, जहाँ मॉडल को हम लोग ज़बरदस्ती सोचने के लिए मजबूर करते हैं बाय प्रॉम्प्टिंग एग्ज़ैक्टली कि थिंक अबाउट इट एंड हम लोग इसमें टोकन्स बर्न करते हैं एंड मॉडल उस प्रॉब्लम को सोचता है कि हम लोग क्या-क्या डिफरेंट अप्रोचेस को लगा सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन प्लानिंग जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये अभी भी अनसॉल्व्ड है एजेंट्स की दुनिया में। मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं कि एजेंट्स प्रॉपर्ली प्लान कैसे करें। क्योंकि जो एजेंट होता है वो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है एंड एलएलएम्स ऑलवेज़ हैल्यूसिनेट। सो जो प्लानिंग है, वो हम लोग परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है एजेंट्स का। सो जब एजेंट प्लान करता है, तो 2 अप्रोचेस अवेलेबल हैं। पहला है हम लोग हर स्टेप को वन बाय वन एट अ टाइम प्लान करते हैं एंड जो भी एक स्टेप से आउटपुट आता है, उसको हम लोग एज़ अ लूप हम लोग देते हैं दूसरा स्टेप को प्लान करने में एंड ये भी एक अच्छा अप्रोच है एंड जो दूसरा अप्रोच है, यहाँ हम लोग कंप्लीट सीक्वेंस को अपफ्रंट प्लान करने का कोशिश करते हैं। लाइक लेट्स से कोई बग है आपके कोड में, अब उसको फिक्स करना है, तो आप डायरेक्टली वो टास्क डिफाइन करते हैं एंड एलएलएम उस प्लान को सोचता है खुद से कि ओके, सो फर्स्ट वी शुड write a code which solve this particular bug and then we should test that particular code in a hardness or in a testing tool
or a testing agent. And once we get an output, we will again give it to the large language model along with the code. If the output is correct, then we will come out of that loop and show a success message to the user. And अगर वहाँ error आ जाता है testing agent के आउटपुट में, तब हम लोग फिर से उस लूप को रन करेंगे एंड फिर से कोड को डेबग करेंगे, उसका फिक्स जनरेट करेंगे एंड फिर से हम लोग टेस्टिंग एजेंट में देंगे. सो ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये मॉडल पूरा एंड टू एंड खुद से करता है पहले, उसके बाद उस लूप में घुसता है या उस पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए घुसता है. सो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि यहाँ जो है हम लोग पहले प्लान करते हैं एंड फिर एग्जीक्यूट करते हैं. अगर आप कर्सर या कोई एजेंट हार्नेसेस को यूज करेंगे, तो वहाँ बेसिकली इसी पर्टिकुलर टेक्निक का यूज होता है, जहाँ पे वो आप देखेंगे कि एक टू डू लिस्ट बनाता है कि ओके वी विल डू दिस एंड देन वी विल डू दिस, एंड जैसे जैसे वो स्टेप्स को कंप्लीट करते जाता है, वो टिक आउट करते जाता है कि ओके वी हैव कम टिल हियर, ये पर्टिकुलर चीजें कंप्लीट हो चुका है एंड हमें आगे बढ़ना है. हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे कि अगर आप कोई बग फिक्स टास्क को प्लान कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि एक बग है, उसको फिक्स करना है. सो यहाँ बेसिकली जो गोल है वो मेरा है कि देयर इज अ बग इन द लॉगिन फ्लो, फिक्स इट. एंड अब जो प्लान है, ये खुद एलएलएम जनरेट करेगा पहले अपफ्रंट एक बार में, एंड उसके बाद उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करने लगेगा. लाइक सर्च द कोड बेस फॉर द लॉगिन फाइल्स, read the relevant files, run the existing tests to see what's currently failing, identify the root cause, edit the file to apply a fix, rerun the test, and if test passes, report done. If not, go back to step 4, which includes that identify the root cause and with the new error as a context. So ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये मॉडल ने एक बार में जनरेट किया अपफ्रंट, एंड उसके बाद अब मॉडल जो है इसमें एक एक करके एग्जीक्यूट करने लगेगा. तीसरा लेयर है मेमोरी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगा, तब जो भी आउटपुट आ रहा है एक टूल कॉल से, जो भी आप प्लान्स जनरेट कर रहे हैं, उसको आप स्टोर नहीं कर पाएंगे. जो एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर स्टेज में वो एजेंट काम कर रहा है, आपको पीछे के टास्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या क्या टास्क कंप्लीट हो चुके हैं एंड आगे क्या क्या टास्क करना है. इन सभी चीजों को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होता है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल में इनबिल्ट मेमोरी तो होता है एज अ कॉन्टेक्स्ट विंडो, लेकिन वो काफी लिमिटेड होता है. एंड जो एजेंट प्रोसेसेस है, जहाँ पे भी एजेंटिक वर्कफ्लोज काम करते हैं, वहाँ पे जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा होता है, जो आप एक साथ कॉन्टेक्स्ट विंडो में फिट नहीं कर सकते. इसके लिए हमें सेपरेट मेमोरी बनाना पड़ता है, एंड वो मेमोरी जो है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए. मतलब वो सिमिलैरिटी सर्च भी कर सके एंड वो कीवर्ड सर्च भी कर सके. सो इन स्मार्ट सिस्टम्स को बनाने के लिए हमें मेमोरी का काफी जरूरत पड़ता है. एंड ये जो है कंटिन्यूटी अक्रॉस स्टेप्स एंड सेशंस, इसको इंश्योर करता है. मेमोरी जो है वो दो तरह का होता है, एक वर्किंग मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी. यही वर्किंग मेमोरी जो है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, जो एलएलएम्स में होता है. इसमें हम लोग बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड जो भी मेरा रिक्वेस्ट है उसको देते हैं, एंड जो भी टूल्स हमने कॉल किया है उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग देते हैं, जो एग्जिस्टिंग टूल है उसका. एंड ये जो है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि वंस यू गिव इट टू अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उसका आउटपुट दे दिया, उसके बाद आपका उस मेमोरी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है, इट इज गॉन. सो ये भी रहता है, एंड वो काफी जल्दी जल्दी क्लीन होते जाता है, एंड वो समराइज भी करना पड़ता है जब कॉन्टेक्स्ट विंडो फिल होता है. तो सो जो ये वर्किंग मेमोरी है, ये काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब काफी कम टाइम के लिए होता है, एंड इसको फिर बाद में हमें क्लीन करना पड़ता है. सो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो अक्रॉस द सेशंस अपने इंफॉर्मेशन को परसिस्ट रखता है, जिससे कि हम लोग एक कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके अक्रॉस द स्टेप्स एंड सेशंस. इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. एंड इसमें दो टाइप्स का आता है, एपिसोडिक लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो एपिसोडिक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसमें बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुआ है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एजेंटिक प्रोसेस, उसको हम लोग स्टोर करते हैं. जैसे कि आई ट्राइड एडिटिंग auth.py अर्लियर एंड इट ब्रोक दिस टेस्ट. जो चीजें हो रही है, जो हैपन हो चुके हैं एंड जो हो रही है, उसको हम लोग एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर करते हैं. एंड जो सिमेंटिक मेमोरी है, इसमें हम लोग जनरल फैक्ट्स या जो नॉलेज है उसको हम लोग स्टोर करते हैं. मतलब जैसे दिस कोड बेस यूजेस JWT विथ 15 मिनट एक्सपायरी. सो ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर करते हैं. जो सिमेंटिक मेमोरी है वो ज्यादा परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, एंड ये काफी लंबे टाइम तक अक्रॉस द सेशन हम लोग यूज करते हैं. जो एपिसोडिक मेमोरी है, इसको आप बहुत लंबे टाइम तक आपको स्टोर नहीं करना है. मतलब लेट्स से 4-5 स्टेप्स पीछे तक आप स्टोर कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको स्टोर उसको नहीं करना है. सो जो एपिसोडिक मेमोरी है, ये बेसिकली
काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स है जो भी आपका काम हो रहा है उसका। सो जो एपिसोडिक मेमोरी है, इसमें हम लोग स्पेसिफिक थिंग्स जो उस पर्टिकुलर एजेंटिक प्रोसेस को रन करते टाइम आया है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। मतलब ये काइंड ऑफ थोड़ा आउटपुट ड्रिवन होता है जो एपिसोडिक मेमोरी है। जो सेमेंटिक मेमोरी है, ये थोड़ा इनपुट ड्रिवन होता है, मतलब जिसमें जनरल फैक्ट्स या नॉलेज जो उस पर्टिकुलर कोड बेस का है, वो सेमेंटिक मेमोरी में स्टोर होता है। लाइक दिस कोड बेस यूजेस JWT विथ 15 मिनट एक्सपायरी, ये एक फैक्ट है, सो ये सेमेंटिक मेमोरी में जाएगा। एंड जो एपिसोडिक मेमोरी है, उसमें हम लोग जो भी इवेंट्स अगर होते जा रहे हैं उसको स्टोर करते हैं। सो द थिंग्स विच आर हैपनिंग इज स्टोर्ड इन एपिसोडिक मेमोरी, and the things which are important as a context is stored in semantic memory. So working memory को अच्छे से efficiently use करने के लिए हम लोग कुछ techniques का use करते हैं। पहला है summarization, जिसमें हम लोग अब तक का जो भी events occur हुआ है, जो भी context है, उसको हम लोग summarize करते हैं, उसको हम लोग compress करते हैं, जो unnecessary information है उसको हटाते हैं using selective cleaning। मतलब जैसे कुछ particular tools के जो outputs हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं, जो टूल्स यूज हो चुके हैं एंड आगे यूज नहीं होने वाले हैं उनको हम हटाते हैं। ऐसे करके हम लोग क्लीनिंग करते हैं सिलेक्टिवली, जिससे कि जो आगे के टास्क है उनके लिए हम लोग स्पेस बचा सके, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो लिमिटेड होता है, इसीलिए हम लोग सिलेक्टिव क्लीनिंग करते हैं। एंड जो भी नॉन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग हटाते हैं, एंड हम लोग जो अपना फाइनल डिसीजन है उसको स्टोर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी से ही आता है। जब वर्किंग मेमोरी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का जगह नहीं होता है, तब हम इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को उठा के अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिससे कि हमारा वर्किंग मेमोरी क्लीन हो सके, फ्री हो सके, एंड हम लोग नए टास्क के लिए स्पेस क्रिएट कर सके। इसके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज करते हैं, जहां हम लोग वेक्टर डीबी यूज करते हैं। जो फाइल्स है, जो रीडमीज है, उनको भी हम लोग स्टोर करते हैं, जिससे कि हम लोग कीवर्ड सर्च कर सके। एंड ये परमानेंट होता है, जो आपका सेशन है जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी इसमें स्टोर्ड रहता है डेटा। एंड जब आपको जरूरत पड़ता है कोई पर्टिकुलर आंसर करने के लिए, यूजर का क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, तब हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी सहारा लेते हैं, जहां हम लोग वेक्टर सर्च कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स को उठा सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड ये स्केल भी करता है अक्रॉस द सेशंस। सो हमारा लास्ट लेयर है रिफ्लेक्शन लेयर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहाँ हम लोग एजेंट को अपने आउटपुट को चेक करना सिखाते हैं। मतलब यहाँ जो एजेंट है, अब तक जो भी काम किया है, जो भी टास्क किया है, उसका कुछ आउटपुट बनेगा। उस आउटपुट को ये वेरीफाई करता है खुद, एंड उसके बेसिस पे फिर वो अगेन डिसीजंस लेता है, क्या मुझे इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो को फिर से रन करना है या नहीं रन करना है, क्या जो आउटपुट क्वालिटी है वो कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट करता है कि नहीं। उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक रूब्रिक्स बना के रखते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स बना के रखते हैं, जिससे जो आउटपुट है वो मॉडल खुद वेरीफाई करके आगे डिसीजंस ले सके। यही स्टेप रिफ्लेक्शन में आता है। इसमें काफ़ी सारे अप्रोचेस हैं। पहला है रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग बेसिकली जो मॉडल के वेट्स हैं, उनको अपडेट करने के बजाय हम लोग उस पर्टिकुलर एजेंट को जो भी उसका आउटपुट है, जो भी वो सीखा है, जो भी वो जाना है कि ओके ये गलतियाँ हैं इस पर्टिकुलर आउटपुट में एंड मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, उसको हम लोग एक प्लेन टेक्स्ट में लिखवाते हैं। एंड यही पर्टिकुलर टेक्स्ट आगे जाके कॉन्टेक्स्ट बनता है उस मॉडल को फिर से उस लूप में रन करने के लिए, क्योंकि यहाँ मॉडल अपनी गलतियों को नोट डाउन करता है। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन स्टेप में हम लोग मॉडल को एक व्हाइट पेपर देते हैं एंड बोलते हैं भाई जो भी आउटपुट तुम निकाले हो उसमें जो भी गलतियां हैं उसको इस पेज में लिख दो, एंड मॉडल विल राइट इट डाउन एंड बेस्ड ऑन दैट मॉडल विल अगेन डू द वर्क। जो दूसरा पैटर्न है वो है डूअर वेरीफायर पैटर्न। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें बेसिकली जो वर्किंग एजेंट है, मतलब जो डूअर एजेंट है, वो अपने काम को एक वेरीफायर एजेंट को देता है, एंड वेरीफायर एजेंट का काम है उस वर्क को वेरीफाई करना। एंड ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन। आप इसको ह्यूमंस के एनालॉजी से भी सोच सकते हैं। एक इंसान को अपने गलतियों को देखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप किसी अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या गलती है, मेरे काम में क्या क्या गलती है, तब वो उसको और अच्छे से नोट कर पाएंगे, अच्छे से जज कर पाएंगे। द सेम एग्जैक्ट थिंग इज फॉलोड हियर ऑल्सो। यहाँ हम लोग बेसिकली जो दूसरा एजेंट है जो स्पेशलाइज करता है वेरीफाई करने में, वो बताता है डूअर एजेंट को कि ये गलतियां हैं तुम्हारे आउटपुट में, एंड ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसका जो आउटपुट आता है वो देखा गया है, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में भी प्रूवन है कि जो इसका आउटपुट आता है इस पर्टिकुलर पैटर्न का, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन पैटर्न, क्योंकि यहाँ जो टास्क है वो स्पेशलाइज कर दिया गया है बेस्ड ऑन द एजेंट। मतलब वो जो पर्टिकुलर एजेंट है वो एक ही टास्क करेगा, सो जो वो एक टास्क करेगा वो काफी अच्छे से करेगा। दैट्स व्हाई दिस पैटर्न वर्क्स वेल।
सो अब तक हमने चारों इंपॉर्टेंट लेयर्स को अच्छे से कवर कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम टूल कॉलिंग टू प्लानिंग टू मेमोरी एंड लास्ट में रिफ्लेक्शन। सो इन चारों पर्टिकुलर लेयर्स को अब हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, एंड डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को हम लोग बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स में यूज होते हैं। इनमें से सबसे पहला आर्किटेक्चर है रिएक्ट आर्किटेक्चर। इसको हम लोग डीप में जानते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग बेसिकली मॉडल से पहले रीजनिंग करवाते हैं, लाइक चेन ऑफ थॉट, एंड उसके बाद फिर उस रीजनिंग के बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है, वो एक्शंस परफॉर्म करता है। एक्शंस परफॉर्मेंस में इसमें हम लोग टूल कॉलिंग भी करवाते हैं, कभी कभी हम लोग यहाँ पे मेमोरी में भी स्टोर करवा लेते हैं इन्फॉर्मेशन की। एक एक्शन ये भी हो सकता है कि मेमोरी में इन्फॉर्मेशन स्टोर करो, एंड ये भी एक एक्शन हो सकता है कि जो भी आउटपुट आया है उसको रिफ्लेक्ट करो, उसमें से जो भी गलतियां हैं उसको फाइंड आउट करो एंड उसको एक व्हाइट पेपर में, मतलब एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करो, या फिर अपने वेरीफाइड एजेंट को दो जिससे कि वो वेरीफाई करके तुम्हें दे सके। सो ये सब चीजें हम लोग एक्टिंग लेयर में करते हैं, एंड रीजनिंग लेयर में वो सिर्फ सोचता है, लाइक चेन ऑफ थॉट। दिस इज द रिएक्ट पैटर्न। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली मॉडल से हम लोग थिंक करवाते हैं, फिर वो एक्शंस लेता है यूजिंग टूल कॉलिंग एंड ऑल, एंड उसके बाद फिर जो रिजल्ट है उसको ऑब्जर्व करता है, एंड फिर वो जाता है थिंकिंग स्टेप में। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था एक प्लानिंग स्टेप में, कि जो प्लानिंग होता है वो दो अप्रोचेस होता है। एक होता है कि हर स्टेप को हम लोग एट अ टाइम प्लान करते हैं, एंड उस स्टेप का आउटपुट से हम लोग दूसरा स्टेप को प्लान करते हैं। एंड जो दूसरा अप्रोच है, इसमें हम लोग सारे टास्क को एक साथ प्लान करते हैं एंड एक एक करके सारे टास्क को कंप्लीट करते जाते हैं। ये दूसरा अप्रोच है, एंड इसमें ही रिएक्ट पैटर्न है जिसको हमने अभी स्टडी किया। जो दूसरा है वो है प्लान एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे हम लोग एक बार प्लान करते हैं एंड सारे जो भी प्लानिंग के स्टेप्स है उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाते हैं। ये है प्लान एंड एग्जीक्यूट। यहाँ आप देख सकते हैं एक बार हमने प्लान किया एंड सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते गए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो प्लानर एंड एग्जीक्यूटर आर सेपरेटेड। मतलब एक प्लानिंग का एजेंट होता है, मतलब मॉडल होता है जो ज्यादा महंगा मॉडल होता है, क्योंकि आवर प्लानिंग शुड बी एक्सट्रीमली करेक्ट एंड उसमें ज्यादा एनर्जी स्पेंड होना चाहिए, ज्यादा टोकन्स बर्न होने चाहिए, क्योंकि वंस वी हैव अ प्रॉपर प्लान तब उसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा आसान है। सो एग्जीक्यूटर जो है वो बेसिकली चीप मॉडल्स होता है इन जनरल, एंड यही इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। जो प्लानर एलएलएम है वो पूरा मल्टी स्टेप प्लान को एक साथ अपफ्रंट जनरेट करता है, एंड हर पर्टिकुलर प्लान के जो टास्क है उसको एग्जीक्यूटर मॉडल्स जनरेट करते हैं, जो बेसिकली चीपर मॉडल्स होते हैं एंड छोटे भी होते हैं ये मॉडल्स, लाइक लाइक जेमिनी के फ्लैश मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली फास्ट मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज के लिए काफी सही है, जहां हमें प्लानिंग का पहले से जरूरत पड़ता है। इसमें कॉस्ट सेविंग ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप पहला वाला आर्किटेक्चर पैटर्न देखेंगे, जो रिएक्ट पैटर्न है, उसमें हम लोग हर स्टेप में मॉडल से कंसल्ट करते हैं कि अब हमें क्या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, फिर वो टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर हम लोग मॉडल से पूछते हैं कि कौन सा टास्क अब परफॉर्म करना है। सो ये स्लो एंड एक्सपेंसिव हो जाता है जो रिएक्ट आर्किटेक्चर पैटर्न है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स को जो प्लान एंड एग्जीक्यूट पैटर्न है ये सॉल्व कर देता है, इसीलिए यहाँ कॉस्ट सेविंग्स ज्यादा होता है, एंड जो यहाँ आउटकम्स है वो भी रिलायबल आता है, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी रोड मैप होता है कि कैसे मुझे प्रोसीड करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो जो आउटकम है वो भी रिलायबल होता है, एंड हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ओके, सो दिस टास्क इज फेलिंग एंड वी कैन पुट आवर एफर्ट्स, आवर इंजीनियरिंग एफर्ट ऑन सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर टास्क। सो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, एंड जो रिलायबिलिटी है वो काफी बढ़ जाता है उसीलिए, क्योंकि हर स्टेप जो है वो आइसोलेशन में परफॉर्म होता है। सो ये रहा उसका ट्रेस लॉग्स। जो भी प्लानर मॉडल है वो एक कॉल में सारे प्लान को डिफाइन कर दिया, ऑल द टास्क का डिफाइंड हियर कि ओके देयर आर 5 टास्क एंड यू नीड टू डू ऑल ऑफ देम। अब जो एग्जीक्यूटर मॉडल है वो एक एक करके सारे टास्क को परफॉर्म करते जाएगा, एंड इस दौरान कभी भी वो प्लानर मॉडल को कॉल नहीं करेगा। ओके, एंड लास्ट में अगर स्टेप 5 जो कि फाइनल टास्क है वो अगर फेल कर जाता है, तब वो फिर प्लानर मॉडल को भेजेगा अलॉन्ग विद द एरर कि देयर इज एन एरर इन दिस पर्टिकुलर प्लान एंड वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। अब मुझे एक नया प्लान बना के दो जो पहले प्लान से ज्यादा अच्छा हो एंड इसको मैं लास्ट तक एग्जीक्यूट कर सकूं, एंड फिर वो रिवाइज प्लान देगा, एंड फिर वो एग्जीक्यूटर मॉडल जो है ये पांचों स्टेप्स को फिर से एग्जीक्यूट करेगा रिवाइज प्लान का। एंड अगर सारे स्टेप्स पास हो जाते हैं, मतलब जो फिक्स स्टेप है वो भी पास हो जाता है, तब हम लोग जो पर्टिकुलर एजेंट है वो इस एजेंट लूप से, मतलब बग फिक्स टास्क के लूप से निकल जाएगा, एंड यही पर्टिकुलर तरीका है जिससे हम लोग एजेंट से काम करते हैं। सो हमारा लास्ट एंड फाइनल आर्किटेक्चरल पैटर्न है मल्टी एजेंट सिस्टम्स पैटर्न। इसमें हम लोग बेसिकली जो भी हमारा टास्क है उसको डिफरेंट सब टास्क में तोड़ते हैं, एंड हर सब टास्क को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंट को देते हैं जो उस टास्क को करने में बेस्ट हो। एंड
यहाँ हम लोग ऑटोजन, क्रू एआई इन पर्टिकुलर हार्नेसेस से इंस्पायर होते हैं। सो अगर आप देखेंगे सो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके पास वही टास्क है, बग फिक्स टास्क, एंड इस टास्क को आपको करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एजेंट्स हैं, लाइक कोडर एजेंट, टेस्टर एजेंट एंड रिव्यूअर एजेंट। लेट्स से जो कोडर एजेंट है वो कोडिंग करने में काफी अच्छा है, जो टेस्टर एजेंट है वो टेस्ट करने में काफी अच्छा है, जो रिव्यूअर एजेंट है वो रिव्यू करने में काफी अच्छा है। एंड आपने वो टास्क दिया कि ये मेरा कोड है, इसमें कुछ बग है, इसको फिक्स करना है, ये लो फिक्स करके दो। सो अब आप जब इसको देंगे, हैंड ओवर करेंगे, सो जो भी आपका कोड है वो आप कोडर एजेंट को देंगे। कोडर एजेंट उस पर्टिकुलर कोड को रीड करेगा, उसमें फिक्स प्रपोज करेगा, एंड फिर वो एडिट फाइल फंक्शन को कॉल करके, मतलब ये एक टूल कॉलिंग है, उस टूल को ये कॉल करके उस पर्टिकुलर कोड में फिक्स करेगा, एंड फिर वो जो पर्टिकुलर फिक्स्ड कोड है उसको हैंड ओवर कर देगा टेस्टर एजेंट को। ठीक है। सो कोडर एजेंट ने अपना काम जिसमें वो अच्छा है वो उसको कर दिया। अब जो टेस्टर एजेंट है वो उस कोड को उठाएगा, उसको टेस्ट करेगा यूजिंग रन टेस्ट टूल कॉलिंग, एंड उसको टेस्ट करके जो भी आउटपुट आ रहा है उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा। अगर फेल हो जाता है टेस्ट तो फेल टेस्ट का एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा, या फिर पास टेस्ट का एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तब वो फिर से कोडर एजेंट को भेज देगा along with the all the failure data and context, along with the important details कि किस लिए फेल हो रहा है, किस लाइन पे फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, सारी चीज़ों को वो भेज देगा कोडर एजेंट को। एंड कोडर एजेंट जो है फिर से वो कोड को रीड करेगा, एंड जो भी एरर मैसेजेस है, जो भी फेल्ड टेस्ट है उनको भी स्टडी करेगा, एंड फिर वो कोडर एजेंट फिक्स प्रपोज करेगा, एंड फिर से वो हैंड ओवर करेगा टेस्टर एजेंट के पास। टेस्टर एजेंट फिर से उस कोड को टेस्ट करेगा प्रॉपरली, फिर से डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा। लेट्स से सारे टेस्ट केसेस इस बार पास हो जाते हैं, फिर जो रिपोर्ट है जिसमें सारे टेस्ट पास्ड है उसको वो भेज देगा रिव्यूअर एजेंट को। सो जो रिव्यूअर एजेंट है वो बेसिकली देखेगा कि जो कोड आया है वो कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, रूब्रिक्स को फॉलो करता है कि नहीं, जो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी या कोड बेस में या उस कंपनी में सेटअप किया गया है। अगर नहीं करता है तो फिर से वो कोडर एजेंट को भेज देगा अलॉन्ग विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, एंड फिर से वो कोडर एजेंट उन क्वेरीज को, उन पर्टिकुलर रूब्रिक्स को वो देखेगा, एंड फिर उसमें चेंजेस करेगा, एंड फिर से टेस्ट एजेंट को भेजेगा। सो ये जो लूप है ये चलते जाता है जब तक हमें अपना प्रॉपर गुड क्वालिटी आउटपुट नहीं मिल जाता। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस मल्टी एजेंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ जो एजेंट्स है वो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट है, एंड वो जो आउटपुट देता है वो काफ़ी अच्छा देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पैटर्न है, क्योंकि जो हैंडओवर जो ये होता है इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन फिर से इस सेम जो इन्फॉर्मेशन है जो इस एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में भी है वो इस एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में भी चल जाता है, फिर वो इस एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में भी चल जाता है, एंड काफ़ी सारे मेटा डेटा फ्लो करते हैं डिफरेंट एलएलएम्स में। सो हम लोग को काफ़ी टोकन्स बर्न करना पड़ता है, एंड इसीलिए ये एक्सपेंसिव है काफ़ी। लेकिन जो आउटपुट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन जो मॉडल्स करते हैं, मतलब जो मॉडल्स जिन टास्क के लिए बना है उसी टास्क पे जब वो फोकस करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 रैंडम थिंग्स वो एक चीज पे फोकस करता है एंड उसको अच्छे से करता है, तब जो उसका आउटपुट क्वालिटी है वो काफी अच्छा होता है। लेट से आपका टास्क काफी कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको काफी ज्यादा सोचना है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, वहां जो मल्टी एजेंट सिस्टम्स है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं विच इज जेन्युइनली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो अब हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे हमारे तीनों आर्किटेक्चरल पैटर्न्स का, एंड हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से पैटर्न्स बेस्ट है कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड उनमें डिफरेंसेस क्या है। सो जैसे कि रिएक्ट पैटर्न है, ये रिएक्ट पैटर्न आप तभी यूज कीजिए जब आपका टास्क है वो काफी सिंपल है एंड एक्सप्लोरेटरी है इन नेचर, मतलब आपका टास्क जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें बेसिकली जो प्लानिंग है वो एक स्टेप में होता है, इसीलिए आपका जो टोकन्स है वो आप काफी सेव कर सकते हैं। जो एलएलएम कॉल्स है वो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप एक टास्क कर रहे हैं तब वहां पे रिएक्ट पैटर्न बेस्ट है, क्योंकि आपका जो लूप है जिसमें आप एलएलएम्स को कॉल करते हैं वो एक ही बार चलता है। सो जो एलएलएम कॉल्स जो रिक्वायर्ड है वो एक ही बार हो जाता है अगर आपका एक ही स्मॉल टास्क है तो, एंड जो रिएक्ट पैटर्न है उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो कॉस्ट है ये भी मॉडरेट रहता है। सो रिएक्ट पैटर्न फेल तब होता है जब मॉडल को पता नहीं चलता उसको किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि यहाँ हम लोग प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग सीधा मॉडल को बोलते हैं कि इसका आउटपुट दो भाई, इसको कैसे सॉल्व करना है। ना प्लानिंग करते हैं, ना टास्क को स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं इसका आउटपुट कैसे देंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
एंड उसका एक ये वन स्टेप सोल्यूशन बताता है। सो इसके इसीलिए फेलियर मोड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपका टास्क कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ फेलियर मोड बढ़ जाता है एंड आपका उसके कारण कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। सो दूसरा है प्लान एंड एग्जीक्यूट पैटर्न। यहाँ हम लोग अपफ्रंट पूरा प्लानिंग करते हैं, मतलब सारे सब टास्क को पहले डिफाइन कर देते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन सारे सब टास्क को मुझे करना पड़ेगा। एंड इसीलिए जो एलएलएम कॉल्स है वो स्टार्टिंग में एक जो महंगा मॉडल कॉल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है एंड जो बाकी के छोटे-छोटे टास्क है उनको सॉल्व करने में आपको कम एलएलएम कॉस्ट लगता है, क्योंकि वो फिर हम लोग एग्जीक्यूटर मॉडल से करवाते हैं जो सस्ता होता है। एंड ये बेस्ट है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स काम है जिसमें वेल स्ट्रक्चर्ड टास्क से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जो फेलियर मोड है वो काफ़ी रिजिड होता है, मतलब अगर आपका प्लान जो है वो फेल हो जाता है, अगर आपका प्लान ही सही से नहीं बना है, तब आपका फेलियर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड जो यहाँ पर स्टेप जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ हम लोग एग्जीक्यूटर मॉडल्स का यूज़ करते हैं जो सस्ता होता है फॉर डूइंग ईच एंड एवरी सब टास्क। सो जो मल्टी एजेंट पैटर्न है ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं जो टास्क है उसमें एक्सपर्टीज का ज़रूरत पड़े, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब टास्क को करने में आपका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। उसके लिए आप मल्टी एजेंट पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट लिमिट है जो एक्सीड हो जाता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग एक्सपर्टीज के अनुसार टास्क को डिफाइन कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो एलएलएम कॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर एलएलएम सेम चीज़ को फिर से कॉल करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हैंड ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं एजेंट्स के बीच में, एलएलएम्स के बीच में। एंड जो ये प्लानिंग है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब अक्रॉस द रोल्स, अक्रॉस द एजेंट्स जो टास्क है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो फ्लो करता है। इसीलिए जो एलएलएम कॉल्स है वो भी बढ़ जाता है एंड ये जो कॉस्ट है ये भी बढ़ा देता है। एंड इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अगर कोई एजेंट किसी दूसरे एजेंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कोई एक एलएलएम मॉडल है दूसरे मॉडल से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तब आपका जो फेलियर है उसका चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है एंड उसको डिबग करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लॉग टू फाइंड आउट किस एजेंट से कम्युनिकेट करने में किस एजेंट को दिक्कत हो रहा है। एंड आप एग्जैक्टली फिर उन दोनों चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली दोज टू एजेंट्स, आपको उस पूरे टास्क का चेन को देखना पड़ता है कि क्या पर्टिकुलर इनपुट है जिसके कारण ये एजेंट से दूसरे एजेंट में हैंड ऑफ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मल्टी एजेंट पैटर्न जो है वहाँ फेल हो जाता है। सो लास्ट में अगर आपका जो टास्क है वो काफ़ी सिंपल एक्सप्लोरेटरी है तो आप रिएक्ट पैटर्न को यूज़ कीजिए। अगर जो आपका एजेंटिक टास्क है वो काफ़ी वेल डिफाइंड पैटर्न में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक प्लान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप वे में उसको करते जाएंगे तो अब आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ प्लान एंड एग्जीक्यूट पैटर्न को यूज़ कीजिए। अगर आपका जो टास्क है जिसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो फिल होने का काफ़ी रिस्क रहता है एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंट्स का ज़रूरत पड़े, तब आप मल्टी एजेंट सिस्टम्स का यूज़ कीजिए। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन एजेंट्स एंड टूल कॉलिंग। सो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग एमसीपी को स्टडी करेंगे एंड सारे कंसेप्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे। सो अगर आपको ये कंटेंट काफ़ी वैल्यूएबल लग रहा है एंड ये कोर्स आपको काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब to this channel. I'll meet you in the next video. Bye bye.